Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic which is law of demand. Law of demand कहता है there is a negative inverse relationship between price and quantity demand. In other words, लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं, इफ अदर थिंग्स remains constant, the increase in price contract quantity demanded, while the decrease in price expand quantity डिमांडेड. दो केसेस हमने बता दिया. पहले क्या कहा कि लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है. ओके, किन किन चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया? दो वेरिएबल्स को, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को, दो वेरिएबल्स हो गए. अच्छा, दूसरा हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड को कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. ये मैं आगे बता देता हूं कि क्यों हम कहते हैं कि इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट द इंक्रीज इन प्राइस. हमने कहा कि इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्राइस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी डिमांड. मीन्स के ये नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है अगर प्राइस ज्यादा हो तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, while the decrease in price, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड एक्सपेंड होगा, ज्यादा होगा. सिंपल बात है. तो इसका मतलब यह है लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स है. अगर हम फंक्शन क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, यहां से हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी. तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है? ये आपस में इनका रिलेशन है. लॉ ऑफ डिमांड पहले हमें कहता है कि इनवर्स रिलेशन है. मींस एक के ज्यादा होने से दूसरा कम होगा. इनवर्स रिलेशन का ये मतलब है. एक के कम होने से दूसरा ज्यादा होगा. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी. प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? हमारे पास इंक्रीज होगी. सिंपल वर्ड्स में लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बता देता है कि जब हम किसी चीज की भी
प्राइस को बढ़ा देते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है। जब हम उसकी प्राइस को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ये क्या है, पूरा इसकी नट शेल में अगर आप उसके डिफिनीशन को, इसके एक्सप्लेनेशन को कह दे तो यही चीज़ है, इससे हमें समझ आ जाती है आसानी से। ओके, अब हम एक शेड्यूल ड्रा करेंगे। उस शेड्यूल के अंदर से हम डिमांड कर्व को ड्रा करके उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी शेप किस तरह से होती है, वो किस तरह से फंक्शन करती है। अब यहाँ पे एक शेड्यूल, यहाँ लेट्स से इससे हम क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। दो वेरिएबल हमारे पास है, एक क्या है, प्राइस है, एक क्या है, क्वांटिटी डिमांड है। ओके, ये हमारे पास क्या है, शेड्यूल है। शेड्यूल में हमारे पास प्राइस 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 पे लेट से क्वांटिटी डिमांड इज 20, 2 पे 15, 3 पे 10, 4 पे हमारे पास क्या है, 5 है। अब अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करने की कोशिश कर ले तो इसके ग्राफ इस तरह से बन जाती है, क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस 5, 10, 15, 20, जो कि मैंने यहां से उठा के यहां पे रख दिया, लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4। प्राइस की वैल्यू को यहां पे लिख दिया। अब इनको हम क्या करेंगे, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 20 है। यहां से हम क्या करेंगे, प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई प्राइस के इंक्रीज होने से, 15 तक आ गई है। प्राइस 3 होने से 10, प्राइस 4 होने से 5। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास क्या आ गया, डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है। अब इसमें क्या है, इसमें ज्यों-ज्यों आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो रही है। ओके, इस तरफ से अगर आप देख लें, ज्यों-ज्यों आपकी प्राइस कम होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड आपकी ज्यादा होती जा रही है। यहां से सिंपल, एक प्राइस पे 20, प्राइस 1 से 2 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड 20 से 15, मींस के 1 रुपी प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में 5 यूनिट्स की कमी आ रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व is downward sloping। रीजंस क्या है, वाई डिमांड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन भी लिख देते हैं, वाई डिमांड कर्व इज downward sloping। There are 3 reasons. Reasons of the downward sloping of
डिमांड कर्व। ओके, वो क्या क्या है? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर 2 इनकम इफेक्ट, नंबर 3 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 रीज़न हैं जिनकी वजह से क्या होती है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरह से? प्राइस के चेंज इन प्राइस में चेंज आने से लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यह है कि ड्यू टू द चेंज इन प्राइस consumer purchases या consume the cheaper substitutes. Let's say हमारे पास क्या है, मिल्क है। कंज्यूमर्स गर्मियों में क्या करते हैं, ठंडा दूध पीना पसंद करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, अगर इसकी प्राइस लेट से ज़्यादा होती है तो लोग इसके चीपर सब्स्टिट्यूट क्या है, फ्रेश जूसेस। लोग क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे प्राइस के इंक्रीज होने से। अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं, सब्स्टिट्यूट को परचेज कर लेते हैं। इसका मतलब यह है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यही है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है, किसी की प्राइस में चेंजेस आ जाती है, तो लोग उसके चीपर सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं और उसी को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा कंज्यूमर का मोटिव ये होता है कि कम प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर ले। ओके, दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है, प्राइस के चेंज होने से आपकी इनकम में क्या होता है, आपकी परचेसिंग पावर में जो चेंज आती है, इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। प्राइस के चेंज होने से आपके परचेसिंग पावर में जो चेंजेस आ जाती है, लेट से आप किसी चीज की प्राइस कम हो गई है, ठीक है, और आपके पास जो इनकम है, आप उसी इनकम से उसको ज्यादा खरीद सकते हैं एज कंपेयर टू जो पहले से आप उसको ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस कम हुई है। तो इट मींस आपके पॉकेट में जो मनी है उसकी क्या है, परचेसिंग पावर ज्यादा हो गई है। अब अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो गई है तो आपके पास जो रुपया है उसकी क्या है, परचेसिंग पावर कम हो गई है, तो आप उसको कम खरीद सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं। नंबर 3, अच्छा, इनकम इफेक्ट से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेट से अगर मिल्क की प्राइस ज्यादा हो गई है तो आप उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, ठीक है, या आप सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हो जाएंगे। इनकम इफेक्ट क्या है, एक चीज की प्राइस ज्यादा हो गई है तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई है, तो आप उसी चीज को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। जाहिर बात है, आपके पास जो रुपया है उसकी परचेसिंग पावर आप वो नहीं रही, अब तो आप उसी को क्या करेंगे, कम खरीद लेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देख ले, ये क्या कहता है, ये इसके इन 3 पॉइंट से हम इसके डिफिनीशन को समझ सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी जो एक कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम करने से गेन कर लेता है, वो डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों, विद कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा। मार्जिनल इकोनॉमिक्स में हम किसको कहते हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंजम्पशन को मार्जिनल कहते हैं। 1 यूनिट एक्स्ट्रा इज नोन एज मार्जिनल। तो ये लॉ हमें कहता है कि कंज्यूमर की यूटिलिटी कम होती है जब वो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता जाए। लेट से एक कंज्यूमर को प्यास लगी है, वो पानी कंज्यूम कर रहा है, पहले ग्लास में उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकंड वन। दूसरा ग्लास वो पिएगा और कम होगी, तीसरा पिएगा और कम होगी, चौथा पिएगा तो क्या होगा, उसको उल्टियां आने लगेंगी, या वो कहेगा कि यार मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, मैं क्यों ज्यादा पी लूँ पानी। क्यों, क्योंकि स्टार्ट से उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। यूटिलिटी ज्यादा कंज्यूम करने से किसी चीज की नेगेटिव हो जाती है, ओके। अब इन 3 फैक्टर की वजह से
डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के बाद हम इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। एक हमने कहा इसमें इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, उसका क्या मतलब है? जब हमने डिफाइन किया हमने कहा अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, कंज्यूमर टेस्ट और इनकम, कंज्यूमर टेस्ट, इसके अलावा प्रेफरेंसेस, ETC। इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आ जाता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है किस चीज़ पे? क्वांटिटी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि सिर्फ प्राइस में चेंजेस आने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन चीज़ों के बारे में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इफ अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट मींस ये चीजें जितने भी होए प्राइस के अलावा, जब हम इनको कांस्टेंट तस्वुर करेंगे तब जाके लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा? सही फंक्शन कर लेगा। अगर हम इनको इंक्लूड कर ले तो नहीं होगा, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं भी हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स है लाइक गिवन गुड्स जिनका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं होता। तो इसमें हम क्या करते हैं, या इंफीरियर गुड्स जो होते हैं उनका भी नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल गुड के लिए डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये जहन में रख ले। अच्छा, अब क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है प्राइस की वजह से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अच्छा, तो प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो रही है, अलोंग द कर्व चेंजेस है। दूसरा चेंज क्वांटिटी डिमांड शिफ्ट भी हो सकती है। अब ये तो सिंपल विद इन कर्व हम बात कर रहे हैं ना चेंजेस की। शिफ्ट किस तरह से हो सकता है? जब प्राइस के अलावा इन ही फैक्टर्स में से इनकम या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस या कंज्यूमर टेस्ट, इन चीजों में जब चेंजेस आ जाता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, या राइटवर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। राइटवर्ड शिफ्ट मींस डिमांड इंक्रीजेस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो मींस डिमांड डिक्रीजेस। अब लेट से ये डिमांड शिफ्ट हो गई है, इसको ऐसा ये डिमांड शिफ्ट हो गई है। अब यहां पे एक चीज जो है वो क्या है? अब लेट से यहां पे प्राइस 2 ही है, प्राइस सेम है। पहले कितनी क्वांटिटी डिमांड थी? 15 थी, अब कितनी हो गई है? 20 हो गई है। प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो गया। हम पहले क्या हो रहा था? प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा था। अब प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज है। ये किस वजह से? ये इस वजह से यहां पे कंज्यूमर इनकम का भी हो सकता है कि कंज्यूमर इनकम इंक्रीज हो, ठीक है। वो क्या करे? इनकम इंक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो सकती है, प्राइस वही है, ठीक है। प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, लोग जो है ना अभी जो पर्टिकुलर गुड है उसको ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, उसकी का फैशन आ गया है किसी चीज का, तो लोग उसको ज्यादा खरीद सकते हैं, ओके। तो इस तरह की जो चीजें होती है। अच्छा, लेट से एक और भी चीज होती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाउनशिप पे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में लोगों का आना ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा सेटल्ड हो गए, तो उसी प्राइस पे उसकी डिमांड ज्यादा हो सकती है, इस वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अच्छा, इसमें जो नोट करने वाले पॉइंट ये है कि डिमांड कर्व अलोंग द कर्व चेंजेस प्राइस के चेंज होने की वजह से आती है, और शिफ्ट किस वजह से आते हैं? अदर देन प्राइसेस, जितने भी फैक्टर्स है उनमें चेंजेस आने से डिमांड कर्व क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, आइदर इन द राइट साइड और इन द लेफ्ट साइड, ओके।
ये पॉइंट हो गया। अब हम कुछ एजम्पशंस लिखेंगे डिमांड कर्व के। नंबर 1 क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेंस फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इनकम से तो ये शिफ्ट हो जाता है, अलोंग द कर्व चेंज नहीं आता। पॉपुलेशन साइज फिक्स्ड। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेंस फिक्स्ड। तो ये चीजें जब तक फिक्स कंसीडर किए जाएंगे तब तक क्या होगा, इनको हम एज्यूम करेंगे कि ये फिक्स्ड है, तब लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा। इसके बगैर अगर हम इनको फ्री छोड़ दें, हम कह दें कि ये फिक्स नहीं, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब आप अपने लॉ ऑफ डिमांड के डिफिनीशन के स्टार्ट में नहीं लगाएंगे तो लॉ ऑफ डिमांड डिसफंक्शनल होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।